नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिर अली और मेरे साथ है मैं हूँ फाइजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप बहुत खुश खुर्रम होंगे, हमेशा की तरह हशाश बशाश। चलिए जी मोदी जी की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। मोदी जी से रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला है मोदी जी। चलें भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी, पीएम मोदी, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल फेस ऑफ पीस, नोबेल कमेटी डिप्टी यूपीएससी से स्टार्ट करेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्या नोबेल पीस प्राइज इस बार का मिलेगा, इसको लेकर काफी अचानक से चर्चा होने लगी। ये आप देख सकते हो, खबर आई है पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज, ऐसा बोला है एस्ले तोजे ने। तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया, उनका क्या मानना है, और साथ ही साथ आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि नोबेल पीस प्राइज के जो विनर होते हैं उनको चुना कैसे जाता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है अगर आपको यूपीएससी का 2025 का एग्जाम देना है, लॉन्ग टर्म बैच, ये आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। इसके अंदर मैं बता दूं 1500 से भी ज्यादा घंटे की जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको कराई जाती है। मेंटरशिप मिलता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब फुल फ्लेज 2 साल की तैयारी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप 2023 इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं, इन सभी को क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ आपको पता है EPFO की एक बड़ी वैकेंसी आई है। अगर आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, मतलब कि वो कमिटी जो कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिलेगा, वो जो कमिटी है उनके डेप्यूटी लीडर हैं, उनके द्वारा ये बयान आया है। तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं आपको बताऊंगा ये कमिटी करती क्या है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिसाइड करने में वोटिंग के थ्रू होता है। तो इनके जो डेप्यूटी लीडर हैं, अगर वो यहां पर कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज, तो इसी की वजह से अचानक से कल से इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, साफ साफ कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी का काफी बड़ा फैन हूं, उनके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसका फैन हूं। साथ ही साथ उनका यह कहना था, बिल्कुल बेशक, कि आज के डेट में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ट्रस्टेड लीडर, जो कि 2 देश के बीच में अगर वॉर होने की आशंका है तो उस वॉर को रोकने में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बेसिकली वो यूक्रेन की तरफ इशारा कर रहे थे, मैं उसका भी बयान आपको दिखाता हूं। लेकिन आप देख सकते हो बेसिकली उनका यह कहना था कि आज के डेट में भारत जो है वो रिच कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने यहां पर यह बताया कि अगर नरेंद्र मोदी जी नोबेल पीस प्राइज जीतते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि ही इज द मोस्ट डिजर्विंग लीडर। तो इतने पुल के तारीफ जो है वो डेप्यूटी लीडर, और कोई नहीं है ऐसा, आप समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, डेप्यूटी लीडर है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के, जो डिसाइड करती है कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिलेगा। इनफैक्ट इनका यह भी कहना था कि भारत ने जिस तरह से अपनी भूमिका अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान दिखाई है, और आपने देखा होगा भारत का साफ साफ बयान आया था, वैसे तो हमने रशिया के खिलाफ डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन जब न्यूक्लियर की बात आई तो भारत ने साफ साफ यहां पर बोला था कि न्यूक्लियर वेपन का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, यह हमने रशिया की तरफ इशारा करते हुए बोला था। तो बेसिकली यहां पर तोजे ये कह रहे हैं कि भारत ने बहुत लाउड वॉइस में इसको नहीं बोला, मतलब कि यहां पर बैलेंस रखने की कोशिश की, फ्रेंडली मैनर में दोनों देश के साथ एक सही तरीके से जो कन्वर्सेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो बनाकर रखा, मतलब कि वी नीड मोर ऑफ दैट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी जैसे लीडर और होने चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये उनका बयान है। अब देखिए एस्ले तोजे जो है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ही इज रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट फ्रॉम नॉर्वे। नॉर्वे आप सबको पता होगा एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और यूरोप के अंदर नदर्न साइड में आप देखोगे जो आर्टिक सर्कल आता है, आर्टिक ओशन से सटा हुआ, ये नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्ले, तो वहां से ये बिलोंग करते हैं।
एंड ही इज ऑल्सो विजिटिंग प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ ही इज द मेंबर ऑफ नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, ही इज द डेप्यूटी लीडर ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। वो ये कमिटी है जो नोबेल पीस प्राइज का विनर कौन है वो तय करती है। और करेंटली ये जो कमिटी है ना नोबेल पीस प्राइज कमिटी की, एक्चुअली 5 मेंबर होते हैं इस कमिटी में, तो वो कमिटी इस समय भारत आ रखी है। भारत के अंदर आकर वो जानकारी लेना चाहती है, क्योंकि वो 5 मेंबर मिलकर वोट करेंगे, तय करेंगे कि इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि जो तोजे हैं जिन्होंने इसके बारे में बयान दिया है, वो 2020 में भी रायसेना डायलॉग जो कि भारत में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको पता है ना, रायसेना डायलॉग जो हो रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बयान दिया था। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका मायने क्यों रखता है। देखिए नोबेल पीस प्राइज मिलना अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। किसी भी पर्सन को अगर वो नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ की जाती है, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि उन्होंने पूरे विश्व भर के अंदर शांति लाने में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में यहां पर की है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो पहले भी इसको लेकर काफी चर्चा में रहा है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक इतना ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेंस आता है कि इस बार मिल सकता है, वो कभी नहीं देखा गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि पहले यहां पर कई लोगों के द्वारा एडवोकेट किया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया, पॉवर्टी कम किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की, देशों को मिलाने की कोशिश की थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इन सब को लेकर पहले चर्चा हो रखी है कि इसकी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, नोबेल पीस प्राइज तो अभी तक नहीं मिला है पीएम मोदी को। लेकिन 2018 में अगर आपको याद हो तो साउथ कोरिया का ये जो अवार्ड है जिसको कहा जाता है सियोल पीस प्राइज, मतलब कि पीस प्राइज में अगर हम देखें तो नोबेल के बाद सेकेंड नंबर पर यही आता है। तो 2018 में उनको ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है और 28 साल के बाद किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया गया। और अभी तक पूरे विश्व में, अभी तक इतिहास में आप देखोगे तो सियोल पीस प्राइज 13 लोगों को दिया गया है अभी तक, और ये बाई एनुअली होता है, मतलब कि 2 साल में एक बार ये होता है। जो भी पर्सन विश्व भर में शांति स्थापित करता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो भी ज्यादातर पर्सन को जिसको सियोल पीस प्राइज दिया गया है उसको आगे चलकर नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। और इसी की वजह से इतनी चर्चा होने लगी है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिल रखा है तो इसलिए उनको ये वाला भी अवार्ड दे देना चाहिए। जहां तक नोबेल पीस प्राइज की बात है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी और बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने जो अपना वेल्थ है वो इसके अंदर लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको 5 प्राइजेस में बांटा जाएगा। तो 1901 से अगर हम देखें तो 5 कौन से हैं, एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा लिटरेचर और 5वां पीस। तो ये तो चल रहा था। फिर आगे चलकर 1968 में इकोनॉमिक्स वाला भी जोड़ दिया गया था। और इनका स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे अल्फ्रेड नोबेल का, उन्होंने कहा था कि उस पर्सन को यह अवार्ड मिलना चाहिए जो कि 2 देशों के बीच में जो सद्भावना है वो लाने की कोशिश करता है, जो स्टैंडिंग आर्मीज हैं उसको कम करने की कोशिश करता है और पूरे विश्व में पीस लाने की कोशिश करता है, उसको यह अवार्ड मिलना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर यह है कि अवार्ड कैसे मिलता है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है ना कि नॉमिनेट किया जाता है किसी को। अब नॉमिनेट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेट किया जाता है और भी कई लोगों का नॉमिनेशन आता है कि इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो ये नॉमिनेशन कौन दे सकता है। देखिए या तो अगर जैसे कि भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा है, उनके मेंबर्स यहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को। हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं कि इस पर्सन को यह अवार्ड मिलना चाहिए। इस तरह से यहां पर कुछ कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा नॉमिनेशन दिया जा सकता है कमिटी को। अब ये जो कमिटी मैंने बताया ना, नॉर्वेजियन कमिटी, नोबेल पीस प्राइज की, नोबेल प्राइज की जो कमिटी होती है उसमें बेसिकली 5 मेंबर होते हैं। और ये 5 मेंबर कैसे चुने जाते हैं, जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है, नॉर्वेजियन जो पार्लियामेंट है वो यहां पर 5 मेंबर को चुनती है और वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं नॉमिनेशंस में से वोटिंग के माध्यम से। वोटिंग किया जाता है इन मेंबर्स के, इन कमिटी के मेंबर्स के द्वारा, और ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि किसको ये प्राइज मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसने किसको नॉमिनेट किया, किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया, ये 50 साल तक कभी भी रिवील नहीं होता है, किसी को नहीं पता। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी किसी ने नॉमिनेट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसको रिवील 50 साल तक नहीं किया जाता। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज आप देख सकते हो कि 103 टाइम्स अभी तक दिया गया है, जिसमें
टोटल 140 विनर्स हैं, जिसमें से 110 इंडिविजुअल्स को दिया गया है और 30 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। और आपको पता ही है कि भारत में लास्ट टाइम जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वो थे कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्होंने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें उनके एजुकेशन को लेकर उनको कैसे लेबर से छुटाना है, चाइल्ड लेबर हो गया, तो बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई थी। और वो शेयर किया गया था प्राइज जो है 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि यंगेस्ट लॉरिएट हैं अभी तक की, 17 साल में उनको ये प्राइज मिला था। तो देखना होगा आगे चलकर आपका क्या सोचना है, क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को ये प्राइज मिलना चाहिए, क्या आपका थॉट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि 2022 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, अगर आपको याद हो, तो वो पीस प्राइज बेसिकली 3 कंट्रीज शामिल थे उसके अंदर, मतलब कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये दिया गया था 3, जो कि 3 अलग अलग कंट्रीज में थे। तो क्या आप बता सकते हो कि उनमें से वो कौन सा वो कंट्री नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अच्छा, मैं ये समझी कि मिल गया। मैं भी यही समझी। मैंने कहा जाहिर है वो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। हाँ, अच्छा तो पीस के हवाले मिल चुका होगा मिल उनको। चुका होगा। अच्छा अभी पीस सोच रहे हैं। जी जी जी, आप तो खुशी के मारे आपको खांसी आ गई, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मिलेगा। मिलेगा और मुझे मिलेगा। मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग्स आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि मिलेगा और 100% मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है, आते हैं थोड़ा सा ये कामों की तरफ, पीस की तरफ आते हैं। तो मैंने कोई कुछ भी कहे, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, दूसरे कंट्रीज क्या कहते हैं, अमेरिका क्या कहता है, मैं उन सारी बातों के ऊपर गौर नहीं करना चाहूंगी अभी। पहले मैं खुद अपनी बात करना चाहूंगी कि मुझे क्या लगता है। मैंने जब भी मोदी जी को देखा है, उनकी बातचीत देखी है, उनका रोल किरदार देखा है, 2 मुल्कों के दरमियान, 2 लोगों के दरमियान या अपने लोगों के दरमियान, या कहीं बाहर जाते हैं, किस दौरे पे जाते हैं, तब की बात है, इनॉग्रेशन के टाइम पे जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, तो मैंने कभी भी उनके किसी वर्ड से भी, किसी एक वर्ड से भी ये महसूस नहीं किया कि उनका इंटेंशन चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, उनका इंटेंशन फसाद बर्पा करना, उनका इंटेंशन डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके का कुछ है। मैंने हमेशा देखा वो चीजों को सॉर्ट आउट करना पसंद करते हैं। वो जो भी मुश्किलात हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनके सॉल्यूशन पर बिलीव करते हैं कि उनके सॉल्यूशन को ढूंढा जाए, उनसे निकला जाए, ओवरकम किया जाए अपने मुल्क को। और सबसे ज्यादा मैंने उनको फोकस्ड देखा इंडिया की तरक्की के बारे में। आप बात करें, आपको पता है कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है जो उनको पर्सनली, जिसको वो पर्सनली भी जानते हैं, तो जब वो उनके पास आता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे मीटिंग वगैरह का टाइम देता है, तो वो उस मीटिंग के दौरान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की के बारे में बात करने आए हो तो ठीक है, मेरे पास और मजे टाइम नहीं है, ठीक है। यानी आप अपनी पर्सनली किसी की बुराई हो गई, तो कोई नफरतें हो गई, किसी कंट्री के हवाले से कोई बातचीत है, नहीं, अगर आपका मुद्दा इंडिया को आगे बढ़ाने से लेकर कोई है, रिलेटेड है, इंडिया की प्रोग्रेस को लेकर आपके पास कोई प्रस्ताव है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप मुझसे डिस्कस करो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन उनका फोकस ये है कि इंडिया की प्रोग्रेस कैसे हो, इंडिया को डेवलप। और मैं तो ये कहूंगी, ये जुमला तो मुझे लगता है पुराना हो गया कि इंडिया को डेवलप कैसे बनाया जाए। इंडिया बहुत हद तक डेवलप कर दिया उन्होंने अपनी पॉलिसीज से, अपने जिस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया, अपना अमल दखल दिखाया, अपनी चीजों को किस तरीके से लेकर चले, इतना अच्छा सिस्टम बनाया, इतना शफाफ, क्लियर, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 65 to 70% तो इंडिया को उन्होंने डेवलप कर दिया। मैं फिर यही कहूंगी आपसे, मतलब बहुत प्यार करते हैं वो, इंडिया की आवाम को ना अपने बच्चों की तरह समझते हैं, बिल्कुल ऐसा, बहुत मोहब्बत करते हैं वो, उनकी तरक्की का, उनकी खुशहाली का, उनके आराम का ख्याल रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरे मुल्क को फायदा हो, मेरे मुल्क को तरक्की हो, मेरे मुल्क की इज्जत हो, समझे। तो इसीलिए अब मैं तो ये समझी थी कि उनको मिल गया है, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर चुके हैं ना। पीस को लेकर अगर बात करें जी, तो पीस को लेकर मैंने हमेशा देखा अमनो अमान, बिल्कुल, जो भी चीजें हैं अमनो अमान के साथ हो, खुशगवारियत के साथ हो, अच्छे माहौल में हो, उस्तवारियत के साथ हो,
कोई भी चीज कभी कॉपीकेट ना हो कि फला जगह पे ये करवा दो, फला जगह पे ये करवा दो, ये फसाद करवा दो, ये झगड़े करवा दो, ये दंगे करवा दो। बिल्कुल। कभी भी मैंने उनका ये नाम नहीं सुना। देखिए कॉन्स्पायरेसी तो हर लीडर के हवाले से होती है, ठीक। वो तो आप छोड़ दें, साजिशें छोड़ दें या कंट्रोवर्सी छोड़ दें, उसकी बात नहीं करते, हम फैक्ट की बात करते हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने कभी भी नहीं देखा उनके किसी बयान से कभी मैंने ये मुद्दा नहीं निकाला कि यार इनका तो ये इंटेंशन था, ये तो ये चाहते हैं। हमेशा वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि हमें अपने इंडिया को, अपने मुल्क, अपने भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है। आपको पता है एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे एक डॉक्टर वो ड्यूटी करता है, जैसे एक टीचर वो ड्यूटी करता है, तो मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं भी आप लोगों का मुलाजिम हूँ, मैं आपसे बढ़कर आला नहीं हूँ, मैं सुपीरियर नहीं हूँ, वही तो मैं तो आपका मुलाजिम, आपका नौकर हूँ। तो आप देखिए जरा कि एक प्राइम मिनिस्टर आज इस भी- तरह इतने बड़े मुल्क का इस तरह वो सोचता है, उसकी सोच देखें आप, तो जाहिर है कि मैंने आपसे कहा ना कि वो बहुत मोहब्बत, उन्हें बहुत मोहब्बत है अपने मुल्क से, अपने लोगों से। वो दूसरों के लिए भी मोहब्बत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अपने मुल्क से। आप देखिए ना कि उनके किरदार की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी मतलब इतने सुलझे हुए अंदाज की वजह से दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। आपको पता है ये जो सेंचुरी थी, कहा यह जाता था ये एशिया की सेंचुरी, बिल्कुल ठीक है। और एशिया के अंदर भारत वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। बाकी इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है, डे बाय डे तरक्की कर रहा है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत काम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत काम हो रहे हैं, पॉलिसीज मोदी जी बनाते हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत काम हो रहे हैं, वंदे भारत वगैरह। आपको मैंने बताया भी था बताया कि जब हम नहीं भी थे साथ में, तब भी मैं आपको अक्सर अपडेट करती थी कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो बहुत तरक्की हो रही है। तो एशिया में चाइना भी इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा जितने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की होती है। इंडिया का नहीं कर रहा जितने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की होती है। इंडिया का आप पता है मोदी जी की एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मेरा ये लक्ष्य है कि एशिया की जब सेंचुरी, तो एशिया के तमाम मुल्क मिलकर आगे बढ़े। देखिए जो चीज हम सीखे हम शेयर करें, हम जो गिरा हुआ है, मेरी कोशिश ये है, या मेरा एक तरीके से मेरी सोच ये है, मेरा विजन ये है कि जो गिरा हुआ है मैं उसको भी सहारा देकर उठाऊं। हम एशिया वाले मिलकर आगे बढ़े। पाकिस्तान को भी लेकर कई बार उन्होंने चाहा कि हालात अच्छे हो जाए, पीस हो। अच्छा एक और चीज मैं इस बात की बिल्कुल गवाही दूंगी कि कई बार ऐसी सिचुएशन भारत में कि सिर्फ लगता था कि अब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बिल्कुल अब झड़पें हो जाएंगी, अब हम कोई उलझ ना हो जाएंगे, जाए, अब कोई कुछ वॉर ना ना कुछ, हो जाए, ठीक कुछ ना कुछ हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन यकीन करें इतनी खुश असलूबी के साथ, इतनी कामनेस के साथ इग्नोर करके ही सही चीजों को, सिचुएशन को इग्नोर कर दिया कि यानी कि वो चाहते थे वो उसके ऊपर बहुत गहरा एक कोई कदम उठा सकते थे, रिएक्शन दे सकते थे, जी, जी, जो रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा भी कि हम उनको इग्नोर करते हैं, हम अपनी फोकस कर रहे हैं अपनी तरक्की पे। तो मैं ये वाकई कहूंगी कि कई बार ऐसी सिचुएशन थी कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन मोदी जी ने अपनी समझदारी से उसे उतना क्रिटिकल होने नहीं दिया। यही तो इस चीज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है अब तक मिला क्यों नहीं है। मिल जाना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि मोदी जी जो है ना बहुत अजीम इंसान है। ऐसा इंसान सदियों में पैदा होता है, और ऐसे पॉलिटिशियंस और भी होने चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि सबको अपने मुल्क के लिए इतनी ही मोहब्बत, इतना ही जज्बा, इतना ही खलूस और इतनी ही ईमानदारी बिल्कुल के साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल समझे, वो बहुत ठंडे मिजाज के, बहुत समझदार है, समझे कि कभी भी मतलब इसीलिए कोई झड़प नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कि उन्होंने अपनी समझदारी से, बड़ी मामला फहमी से इसको लेके चले। आपको पता है रशिया को भी क्या जब अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था रशिया का यूक्रेन का, उन्होंने कहा ये दौर तरक्की का है, बिल्कुल ये दौर आगे बढ़ने का, टेक्नोलॉजी का, ये दौर आपस में झगड़े फसाद या वॉर का नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, अब वो क्योंकि उनका दोस्त कंट्री है, उसको तरीके से समझाएंगे, थोड़ा सा हम्बलनेस के साथ, थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए, बिल्कुल ही मुंह पे तो आके नहीं खड़े हो सकते। अब देखिए दूसरी बात, उन्होंने न्यूक्लियर के हवाले से भी बोला कि गलत है, जहां जहां वो रोक सकते थे, जहां जहां उनको लगा भले दोस्त थे, तो दोस्त तो बिला वजह साइड नहीं लूंगा।
अगर गलत कर रहा है दोस्त तो बिल्कुल। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे रोकूंगा। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज भी देखी, एक एडिशनल खूबी देखी है मैंने इनके अंदर कि रिलेशन अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया का फायदा ये जरूर सोचते हैं। पूरी बिल्कुल। दुनिया का नुकसान इनको लगता है कि हमारा ही नुकसान है। अब देखो ना कि अगर वो इतना मामला फहम नहीं होते, वो इतने समझदार नहीं होते, वो इतने मतलब बातों को पहले से जज नहीं कर लेते, तो वो पता है क्या, वो इस बात को समझते हैं कि देखिए वो हमें भी प्यार करते हैं, हम लोगों को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इस बात को समझते हैं झड़पें होंगी, नुकसान उधर हो या इधर हो, जान उधर जाए या इधर जाए, तकलीफ है लोगों को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इस बात को समझते हैं झड़पें होंगी, नुकसान उधर हो या इधर हो, जान उधर जाए या इधर जाए, तकलीफ है होगी इंसानियत को, समझे। इधर के लोग मरे या उधर के लोग मरे, उनको दोनों तरफ की लगती है, दोनों तरफ को प्यार करते हैं वो, समझे आप। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो बहुत डिजर्विंग है, बहुत बहुत ज्यादा जी। So, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी हमारी। तो दिल से दुआ है कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज लाजमी मिले और मेरा दिल कह रहा है मिलेगा। दोबारा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।